दुर्गा जी, आज किसी सिनेमा में जाकर फिल्म देखी जाए, बड़ा दिल चाह रहा है। वो जरा सोचने लगी तो मैंने कहा, बस इनकार ना करना दुर्गा जी, मेरा दिल टूट जाएगा। रात को शो देखेंगे, मैं जाकर टिकट बुक करवाता हूँ। बहुत अच्छी फिल्म चल रही है। दुर्गावती ने मुस्कुराकर कहा, जैसे आपकी मर्जी, मैं आपका दिल नहीं तोड़ना चाहती। रिवाड़ी में एक दो ही सिनेमा थे उस जमाने में। एक सिनेमा हाउस नया नया बना था, न जाने वहां कौन सी इंडियन फिल्म चल रही थी। मुझे उसका नाम याद नहीं, इतना याद है कि उसमें दिलीप कुमार था। मैंने गैलरी की 2 सीटें बुक करवा ली। वापसी पर उस रास्ते का जायजा लेने लगा जहां मुझे दुर्गावती के साथ रिक्शा या टैक्सी में से गुजरना था। वहां से सीधा मैं गुलखान के पास उसके होटल में गया। उसे बताया कि आज रात हम सिनेमा देखने जा रहे हैं, वापसी पर एक्शन होगा। मैंने उन दोनों को साथ लिया, एक टैक्सी में गए और दूर से उन्हें दुर्गावती का मकान दिखा दिया। गुलखान बोला, हम रात का आखिरी शो टूटने के बाद जहां पहुंच जाएंगे। मैंने उसे बता दिया था कि दुर्गावती के मकान में रात को सिवाय साजिंदों के और कोई मर्द नहीं होता। आधी रात के बाद अगर उसका कोई आदमी आ जाता है तो उसकी मुझे खबर होती, मगर रात 12-1 बजे तक वो अकेली ही होती है। दोनों वापस चले गए। मैंने दुर्गावती के पास आकर उसे सिनेमा के टिकट दिखाए और कहा, सोने और तैयारी कर लो, दूसरा शो शुरू होने में थोड़ा वक्त रह गया है। दुर्गावती ने नई मगर सादा साड़ी निकाल कर पहनी और चौकीदार को भेजकर टैक्सी मंगवा ली। साजिंदों से कहा कि वो उसके वापस आने तक घर पर ही रहें। हम दोनों टैक्सी में बैठकर सिनेमा हाउस की तरफ रवाना हो गए। गुलखान और उसके साथी को मैंने कह दिया था कि उन्हें किस वक्त आना है और क्या करना है। फिल्म देखकर हम वापस आए तो रात का 1 बज रहा था। दोनों साजिंदे कमरे में सो रहे थे। दुर्गावती ने उन्हें उठाते हुए कहा, तुम्हें यहाँ पहरा देने के लिए कहा था और तुम लंबी तान कर सो गए हो। जाओ पीछे अपनी कोठरी में जाकर सो जाओ। दोनों साजिंदे उठकर चले गए। मालूम हुआ कि वो कोठी के पीछे किसी कोठरी में रात को सोते हैं। एक लम्हे के लिए मुझे कुछ फिक्र लग गई, लेकिन ये सोचकर मुतमईन हो गया कि साजिंदे कोठरी में जाते ही सो जाएंगे और वैसे भी मेरे मंसूबे में पिस्तौल का फायर शामिल नहीं था। दुर्गावती कहने लगी, जसवंत जी, आज यहीं पर सो जाओ। कहाँ होटल में इस वक्त जाओगे? मुझे तो हर हालत में वहीं ठहरना था। मैंने कहा, ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। मैं कोट उतार कर सोफे पर बैठ गया। दुर्गावती दूसरे कमरे में कपड़े बदलने चली गई। मैंने वक्त देखा, गुलखान के आने में आधा घंटा रह गया था। दुर्गावती वापस आई तो उसने सिल्की नाइटी पहन रखी थी। वो मेरे पास बैठने लगी तो मैंने उसे कहा कि मेरी जान, जरा दूर बैठो, मैं तुम्हें दूर से देखना चाहता हूँ। तुम इस लिबास में बहुत प्यारी लग रही हो। बात यह थी कि मंसूबे के मुताबिक उसे मेरे साथ नहीं बल्कि सामने वाले सोफे पर बैठना चाहिए था, जिसके पीछे दूसरे कमरे का दरवाजा था। मैंने इत्मीनान कर लिया था, इस दरवाजे को अंदर से चटखनी नहीं लगी थी। दुर्गावती शर्माते हुए दरवाजे के साथ वाले सोफे पर बैठ गई थी। मैं उसके हुस्न की, उसके जिस्म की तारीफें करने लगा, साथ साथ दीवार पर लगे क्लॉक को भी देखता। गुलखान के आने में 5-7 मिनट रह गए तो मैं होशियार होकर बैठ गया। अभी 2 मिनट ही गुजरे थे कि धड़ाक से दरवाजा खुला और गुलखान और उसका साथी इस हालत में अंदर दाखिल हुए कि गुलखान के हाथ में पिस्तौल था और उसके साथी के हाथ में बरहना खंजर था। प्रोग्राम के मुताबिक गुलखान ने आते ही दुर्गावती की गर्दन में बाजू डाला और दूसरे हाथ में पकड़ा हुआ पिस्तौल उसकी कनपटी से लगा दिया। उसका साथी छलांग लगाकर मेरे पीछे आ गया और खंजर मेरी गर्दन पर रख लिया। दुर्गावती का दहशत के मारे रंग उड़ गया था। गुलखान ने मेरी तरफ मुखातिब होकर कहा, किसी किस्म की चालाकी करने की कोशिश न करना, मेरे हाथ में पिस्तौल है। मैंने ये जाहिर किया जैसे मैं जरा नहीं घबराया। मैं दुर्गावती पर यही जाहिर करना चाहता था। मैंने गुलखान से कहा, तुम क्या चाहते हो? गुलखान ने कहा, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। फिर उसने दुर्गावती की गर्दन को हल्का सा झटका देकर कहा, बता तुम्हारे माल और जेवर कहाँ हैं? अगर आवाज निकाली तो पिस्तौल से तेरा भेजा निकाल दूंगा। दुर्गावती को गुलखान ने सोफे पर से खींचकर अपने पास आगे खड़ा कर लिया। खौफ के मारे बुरी हालत थी, उस पर लर्जा तारी था। बड़ी मुश्किल से बोली, मुझे न मारना, सारे जेवर रुपए सामने वाली अलमारी में है। अलमारी की चाबी कहाँ है? गुलखान ने पूछा। अलमारी खुली हुई है, दुर्गावती ने सहमी हुई आवाज में जवाब दिया। उसके साथ ही जो खंजर मेरी गर्दन पर रखे खड़ा था वो प्रोग्राम के मुताबिक जानबूझकर जरा सा गाफिल हो गया। गुलखान जैसे ही दुर्गावती को खींचता हुआ अलमारी की तरफ बढ़ा, मैंने गुलखान पर छलांग लगाकर उसे जमीन पर गिरा दिया। उसका पिस्तौल परे जा पड़ा। मैंने दुर्गावती को दिखाने के लिए गुलखान को जबड़ों पर जोर से मुक्का मारा और पिस्तौल उठाने लगा। इतने में उसका साथी खंजर से मुझ पर हमलावर हुआ। मैंने उसे उठाकर सोफे के पीछे गिरा दिया और पिस्तौल उठाकर गरज कर कहा, जहां शेरदिल जसवंत सिंह सोटी बैठा है, मैं तुम दोनों को उड़ा कर रख दूंगा। गुलखान और उसका साथी जैसे कि उन्हें समझा दिया गया था, हाथ खड़े करके एक तरफ खड़े थे। दुर्गावती मेरे साथ लग गई। वो अभी तक कांप रही थी। कहने लगी, जसवंत जी, इन्हें कत्ल न करना, मेरी बड़ी बदनामी होगी। मैंने कहा, अच्छा, तुम कहती हो तो इनकी जान बख्शी कर देता हूँ, लेकिन मैं इन्हें पुलिस के हवाले जरूर करूंगा। दुर्गावती ने मेरे आगे हाथ जोड़ दिए। खौफ के मारे अभी तक उसके हवास दुरुस्त नहीं हुए थे। कहने लगी, भगवान का वास्ता है, पुलिस यहाँ आई तो वो मुझे भी पकड़ कर ले जाएगी। वो मुझे बड़ा खार करेगी। इनको यहाँ से भगा दो। मैंने गुलखान से कहा, सुनो ये बड्डे गुंडे, इस औरत ने तुम्हारी जान बचा ली है, तुम्हें जेल जाने से भी बचा लिया है।
अब यहाँ से भाग जाओ। अगर फिर कभी इस घर का रुख किया तो याद रखना, मैं यहाँ तुम्हारे स्वागत को मौजूद हूँगा। फिर मैं तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बुल खान ने पहले से तयशुदा मुकालमे बोलते हुए कहा, ठीक है सरदार जी, हम वादा करते हैं कि दोबारा कभी यहाँ नहीं आएंगे। मैंने गुल खान का पिस्तौल और उसके साथी का खंजर अपने कब्जे में कर लिया और उठकर उनके करीब गया। दोनों की पीठ पर एक एक लात मारी और उन्हें कमरे से निकाल दिया। बाहर बरामदे में आकर देखा तो मंसूबे के मुताबिक उन्होंने चौकीदार के मुंह में कपड़ा ठूसकर उसे स्टूल के साथ बांध रखा था। बरामदे में आकर गुल खान सरगोशी में पूछा, कोई गलती तो नहीं रह गई? मैंने आहिस्ता से कहा, नहीं, सब ठीक हुआ है। फिर ऊंची आवाजों में दोनों को बेजरन सी गाली दी और कहा कि खबरदार, अगर दोबारा इधर मैंने तुमको देखा, याद रखो मैं पंजाबी हूं और सिख, दफा हो जाओ। बरामदे के ऊपर रोशन बल्ब की रोशनी में बंधा हुआ चौकीदार हमें देख रहा था। बुल खान और उसका साथी दोनों भागकर रात के अंधेरे में गायब हो गए। पिस्तौल मेरे एक हाथ में था, दूसरे हाथ में खंजर था। मैंने चौकीदार के मुंह से कपड़ा निकाला, उसकी रस्सियां खोली। वो कांप रहा था। मैंने उसे तसल्ली दी कि डाकुओं को भगा दिया है और फौरन वापस दुर्गावती के कमरे में आया। वो सोफे पर पड़ी थी। उसका रंग अभी तक जर्द था और चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं। मैंने उसे एक गिलास में पानी लाकर पिलाया और उसका सर अपने जानों पर रखकर उसे हौसला दिया कि घबराने की अब कौन सी बात है, मैंने डाकुओं को भगा दिया है। फिर पिस्तौल और खंजर मेज पर रखते हुए कहा, दुर्गा जी, तुम्हारे कहने पर मैंने इन्हें छोड़ दिया, वरना मैं दोनों का खून करने वाला था। दुर्गावती ने अपना सर मेरे साथ लगा दिया और रोते हुए बोली, जसवंत जी, तुमने मुझे नई जिंदगी दी है, मैं तुम्हारे एहसान का बदला कभी नहीं भूलूंगी। वो रो रही थी। मैंने उसे उठाकर सोफे पर बिठा दिया और कहा, दुर्गा जी, रोने की कौन सी बात है? भला मेरे होते हुए किस में इतनी हिम्मत है कि तुम्हारी तरफ बुरी नजर से देखे? वो मेरे साथ लगकर बोली, भगवान के लिए मेरे पास रहिए, मुझे छोड़कर न जाना। मैंने कहा, बादशाह, अब तो जीवन भर तुम्हारे साथ रहेंगे, तुम्हें छोड़कर अब कहाँ जा सकते हैं। वो जरा अपने होश हवास में आई तो हाथ जोड़कर मेरा शुक्रिया अदा करने लगी। मैंने कहा, कैसी बातें करती हो दुर्गा जी, तुम्हारे लिए तो अपनी जान भी हाजिर है। वो मेरी बहादुरी और जवामर्दी से बेहद मुतासिर हुई थी। कहने लगी, जसवंत जी, अगर तुम हिम्मत से काम न लेते तो मैं लुट गई थी। एक बात का मुझे जिंदगी में तजुर्बा भी हुआ है और मेरा मुशाहिदा भी है। वो बात यह है कि औरत मर्द के हुस्न, उसकी शोहरत और उसकी दौलत से बहुत मुतासिर होती है, मगर जितना मुतासिर वो मर्द की बहादुरी से होती है और किसी चीज से इतना मुतासिर नहीं होती। शायद ये कुदरती बात है। बहादुर मर्द की औरत दिल से कदर करती है। मैंने ये सारा ड्रामा भी इसीलिए रचाया था कि वो मुझसे सिर्फ शिद्दत के साथ मुतासिर ही न हो, बल्कि मेरी ज़ेरे एहसान हो जाए। फिर मुझे उससे जो काम निकालना था उसकी राह हमवार हो सकती थी। उसने मुझे खास तौर पर मना कर दिया कि मैं इस वाक़े का जिक्र किसी से न करूं। उसने चौकीदार को बुलाकर कहा, खबरदार किसी को इस वाक़े का पता न चले, तुम समझो कि कुछ भी नहीं हुआ। साजिंदे सो रहे होंगे, उन्हें भी कुछ न बताना। मैं नहीं चाहती कि पुलिस मुझसे पूछगिछ करे, यहाँ आए या मुझे थाने बुलाए, मेरी बड़ी बदनामी होगी। आज तक मेरे साथ कभी ऐसा वाक़या नहीं हुआ। वो रात मैंने दुर्गावती के मकान पर बसर की। दूसरे रोज भी मैं दोपहर तक उसके पास ही रहा, फिर रात को आने का कहकर चला गया। गुल खान और उसका साथी मेरे प्लान के मुताबिक वापस दिल्ली रवाना हो चुके थे। मेरे मिशन का पहला मरहला मुकम्मल हो गया था। मुझे इसके दूसरे मरहले पर काम शुरू करना था। मैं रात को दुर्गावती के पास गया था। उसके लिए रेशमी साड़ी का एक तोहफा भी लेता गया। वो मुझे देखकर और साड़ी का तोहफा लेकर बड़ी खुश हुई। मुझसे रात के वाक़ये के बाद मेरी बहादुरी की तारीफें करने लगी। हम चाय पी रहे थे। मैंने उसे कहा, दुर्गा जी, आज मुझे कोई अपनी पसंद की चीज़ सुनाओ। साजिंदों ने साज छेड़ दिए। दुर्गावती में खुदा जाने किसकी गज़ल सुनाई। गज़ल की तरफ मेरा बिल्कुल ध्यान नहीं था। मैं अपने अगले मरहले की इब्तिदा करने वाला था और इसी के बारे में सोच रहा था, मगर इस दौरान उसे 100 रुपए की 1000 की वेलें देना बस भूल गया था। ये बहुत ज़रूरी था। मैं तकरीबन हर दूसरे रोज़ उसे 1000 रुपये किसी न किसी बहाने देता। मुझसे बढ़कर तमाशबीन उसे कहाँ मिल सकता था, और अब तो वो मेरी मुरीदनी सी बन गई थी। उसने मुझे साफ साफ कहा था कि रात को मेरी जगह दूसरा तमाशबीन होता तो भाग जाता। दुर्गा जी, मैं तो चाहता हूँ कि दिल्ली छोड़कर मैं रिवाड़ी में आ जाऊँ। पिताजी ने मेरे हिस्से की जायदाद मेरे लिए अलग कर दी थी और मैंने उसे बेचकर 10 लाख रुपए जमा किए हैं। सोचता हूँ ये सारे रुपए जहाँ रिवाड़ी के किसी बैंक में जमा करवा दूँ और कोई मकान लेकर रहने लगूँ। मैंने महसूस किया कि 10 लाख का सुनकर दुर्गावती की आंखों में एक चमक आ गई। आनी भी चाहिए थी। कहने लगी, तो तुम यहाँ क्यों नहीं आ जाते? बेशक मेरे पास ही रह लो। मैंने कहा, नहीं दुर्गा, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं यहाँ कोई मकान ले लूंगा। मैं मकान ले सकता हूँ। दुर्गावती मेरे करीब हो गई। मैं तुम्हें बड़ा अच्छा मकान ले दूंगी, तुम फिक्र न करो। मैंने फिक्रमंद होने की अदाकारी करते हुए कहा, लेकिन मैं कोई काम भी करना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि लोग ये कहें कि मैं बाप की जायदाद पर ऐशो इशरत कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि कोई अच्छी सी मुलाजमत भी कर लूँ ताकि समाज में मेरी थोड़ी बहुत इज्जत बन जाए, लोग मुझे जिम्मेदार आदमी समझने लगें। दुर्गावती ने मेरे मजीद करीब होते हुए पूछा, तुम कहाँ मुलाजमत करना चाहते हो? मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। मैंने दुर्गावती की तरफ देखा, तुम मेरी क्या मदद कर सकती हो? वो बड़े फख्र के साथ कहने लगी, तुम्हें तो मालूम ही है कि हफ्ते की रात को मेरे पास एक पुराने मेहमान आते हैं।
मैंने तुम्हें उनके बारे में कुछ नहीं बताया था। हाँ, मैंने तुमसे पूछा भी नहीं क्योंकि वो तुम्हारा ज़ाती मामला है। वो बोली, जानते हो मेरा दोस्त और मेहरबान कौन है? मैंने कहा, कोई लखपति सेठ होगा। कहने लगी, नहीं, वो बहुत बड़ा सरकारी अफसर है। उसका नाम सरदार अर्जुन सिंह सोढ़ी है। उसकी ज़ात भी वही है जो तुम्हारी है। मैंने बेनियाजी से कहा, वो मेरी क्या मदद करेगा? दुर्गावती ने मेरी तरफ झुककर बड़ी राजदारी के अंदाज में कहा, रामगढ़ में कोई दफ्तर है, वहाँ वो सबसे बड़ा अफसर लगा हुआ है। मैं उसे कह दूंगी कि वहाँ अच्छी सी मुलाजिमत दिलवा दे। मैंने कहा, अगर ये हो जाए तो बड़ा अच्छा है, फिर मैं जब चाहूँ तुम्हारे पास भी आ जाया करूँगा। वो बोली, रामगढ़ यहाँ से कौन सा दूर है? तुम यहाँ से सुबह जाकर शाम को वापस आ जाया करना। मैंने बड़ी खुशी का इजहार करते हुए कहा, ये भी हो जाए तो मैं घर वालों को भी बता सकूंगा कि मैं अपने पांव पर खड़ा हो गया हूँ। नौकरी मिलते ही मैं 10 लाख रुपए दिल्ली वाले अपने बैंक से यहाँ रिवाड़ी के बैंक में जमा करवा दूंगा, मगर सरदार जी तुम्हारी बात मान जाएंगे। मेरे पास BSc का सर्टिफिकेट है। वो गर्दन ऊंची करके कहने लगी, इसकी तुम फिक्र न करो, सरदार जी तो मेरे गुलाम हैं। बस इस हफ्ते वो आएंगे तो मैं उनसे बात करके तुमसे मिलवा दूंगी। तुम ऐसा करना कि मुझे अपना BSc का सर्टिफिकेट मंगवा देना। मैंने कहा, वो तो मेरे पास है, मैं कल लेता आऊँगा। इतना मुझे मालूम था कि सरदार जी एक खुफिया एटमी सेंटर के डायरेक्टर हैं। शायद वो एक तवाइफ के कहने पर मुझे वहाँ मुलाजिमत न दे। शायद उन्होंने दुर्गावती को बताया ही ना हो कि वो एटमी सेंटर के डायरेक्टर हैं। बहरहाल मेरे पास न्यूक्लियर फिजिक्स में फर्स्ट क्लास BSc पास करने का जो सर्टिफिकेट था वो उन्हें सोचने पर मजबूर कर सकता था। दूसरे रोज मैं रात को दुर्गावती के यहाँ गया तो अपना नकली सर्टिफिकेट भी लिफाफे में डालकर लेता गया। मजीद कुछ दिन गुजर गए, फिर हफ्ते की रात आ गई। उस रात दुर्गावती ने अर्जुन सिंह सोढ़ी से मेरी नौकरी की बात करनी थी। मैं उस रात होटल में ही रहा। दूसरा दिन भी होटल में ही गुजारा। रात को दुर्गावती के यहाँ गया तो वो बड़ी खुश होकर कहने लगी, जसवंत जी तुम्हारा काम हो गया समझो। उसने खुदा जाने किस नाजुक लम्हे के दौरान सरदार जी से मेरी बात की थी कि सरदार जी ने मुझे नौकरी दिलाने की हामी भर ली, लेकिन उन्होंने शर्त लगाई थी कि मैं अगले हफ्ते आऊँगा और उम्मीदवार नौजवान से भी मिलूंगा और उसका सर्टिफिकेट भी देखूंगा। मैंने जानबूझकर ज्यादा खुशी का इजहार न किया। भगवान जाने सरदार जी ने तुम्हें यूं ही कह दिया होगा। दुर्गावती ने बड़े पुरएतमाद लहजे में कहा, याद रखो, औरत अगर किसी मर्द से कोई काम करवाना चाहे तो वो सब कुछ जानती है कि ये काम उससे किस तरह करवाना है। इसमें कोई शक नहीं कि वो बहुत हद तक ठीक कह रही थी। तारीख़ इंसानी गवाह है कि तारीख़ के बड़े बड़े फैसले औरत के बिस्तर पर ही होते हैं। कितने ऐसे खूनी इनकलाब हैं जिनके पीछे औरत का हाथ कारफरमा है। औरत की ख्वाबगाह में मर्द पर एक ऐसा नाजुक वक्त आता है कि उस वक्त औरत जो उससे चाहे मनवा लेती है। दुर्गावती ने भी सरदार अर्जुन सिंह सोढ़ी के साथ ऐसा ही किया, इसलिए वो इतनी पुरएतमाद थी। मजीद एक हफ्ता गुजर गया। हफ्ते की शाम को सरदार अर्जुन सिंह सोढ़ी रामगढ़ से बल्कि राजगढ़ से रिवाड़ी दुर्गावती के घर आए तो मैं पहले से वहां मौजूद था। मुझे दुर्गावती ने दूसरे कमरे में बिठा दिया था। वो सरदार अर्जुन सिंह सोढ़ी को लेकर गाने बजाने वाले कमरे में चली गई। अंदर से गाने बजाने की कोई आवाज नहीं आ रही थी। कोई पौन घंटा गुजर गया। मैं अपने कमरे में बैठा चाय पीता रहा। सिगरेट की तलब हुई मगर मैंने सिगरेट नहीं पी। काफी देर गुजर गई तो दुर्गावती कमरे से निकली। कहने लगी, आ जाओ। मैं गाने बजाने वाले कमरे में दाखिल हुआ तो सामने गाँव तकिए का सहारा लिए सरदार अर्जुन सिंह सोढ़ी इस तरह बैठे हुए थे कि उनकी तमीज पतलून से बाहर निकली हुई थी। सर पर उन्होंने जद रंग का रुमाल बांध रखा था। उनके हाथ में मेरा सर्टिफिकेट था। आंखों पर चश्मा लगा था और वो मेरे सर्टिफिकेट को गौर से देख रहे थे। मैंने आते ही बड़े अदब से हाथ जोड़कर सत श्री अकाल किया और उसी अदब के साथ उनके कदमों के पास एक तरफ होकर बैठ गया। सरदार साहब की उम्र 60 की हो चुकी थी। दाढ़ी काफी सफेद होगी, जिन्हें खिजाब लगाकर उन्होंने स्याह किया हुआ था। जिस्म भारी था। उन्होंने सर्टिफिकेट से नजरें हटाकर मेरी तरफ घूर कर देखा। दुर्गावती उनके पास बैठ गई। कहने लगी, लड़का BSc पास है, फिर ये भी सोढ़ी है। इसे अपने दफ्तर में किसी काम पर रख लें, इसकी जिंदगी बन जाएगी। सरदार जी ने पूछा, न्यूक्लियर फिजिक्स की तुमने थ्योरी पढ़ी है कि प्रैक्टिकल भी किया है? मैंने कहा, प्रैक्टिकल भी करता रहा हूँ सर। मैंने ये सब्जेक्ट इसीलिए सेलेक्ट किया था कि मुझे न्यूक्लियर साइंस का बड़ा शौक है। मैंने आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी पढ़ी हुई है। सरदार अर्जुन सिंह सोढ़ी ने दोबारा मेरा सर्टिफिकेट पर निगाह डाली। तुम्हारी डिवीजन भी फर्स्ट क्लास है। मैं कुछ कहने लगा तो दुर्गावती ने इशारे से मुझे मना कर दिया। मैं खामोश रहा। सरदार जी ने सर्टिफिकेट मुझे देते हुए कहा, तुम 2-1 दिन बाद राजगढ़ मेरे मकान पर आकर मुझसे मिल लेना। सोचूंगा कि तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। मैंने सर्टिफिकेट लेकर सरदार जी का शुक्रिया अदा किया और दुर्गावती के दूसरे इशारे पर उसे सत श्री अकाल कहकर बड़े अदब से कमरे से निकल गया। 2 दिन के बाद मैं रिवाड़ी से राजगढ़ सरदार जी के दिए हुए एड्रेस पर पहुंच गया। सरदार जी ने अपनी कोठी नुमा क्वार्टर के लॉन में कुर्सी मेज डालकर बैठे थे। शाम का वक्त था। फजा में हल्की हल्की खुलकी थी। ये सुबह राजस्थान का शुमाल मगरबी इलाका था, जहां सर्दियों में दिन के वक्त हल्की गर्मी होती है, रात को ठंड जरूर होती है, शाम के वक्त मौसम बेहद खुशगवार होता है।